हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका वेल विशर। इस चैनल पे मैं आपके लिए सब्जेक्ट एसएसटी और साइंस रिलेटेड चैप्टर्स करवाऊंगा। आई होप आप इस चैनल को ज़रूर इंजॉय करोगे। एंड फ्रेंड्स, मैं आपके टीचर्स जैसा अच्छा तो नहीं पढ़ा सकता, उस लेवल तक तो नहीं पढ़ा सकता, बट मैं थोड़ी सी कोशिश ज़रूर करूँगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट इन इट्स ट्रू सेंस कैन बी डिफाइंड एज ऑल दैट सराउंड अस। इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जो कि हमारे आसपास मौजूद है। Environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and land where we live. इसका मतलब इन्वायरमेंट हमारा एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है और ये हमें प्रोवाइड करता है एयर हमारी ब्रीदिंग के लिए, हमारे सांस लेने के लिए, पानी हमारे पीने के लिए, फूड हमारे खाने के लिए, और लैंड जिस पर हम रहते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड लार्ज वैरायटी ऑफ मैन मेड थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर अवर लिविंग। Thus, environment has both natural and man-made elements. इसका मतलब है कि इस इन्वायरमेंट में प्लांट्स, एनिमल्स और कुछ मैनमेड थिंग्स जो कि हमारे लिविंग के लिए, हमारे जीने के लिए नेसेसरी है, वो भी प्रेजेंट है। हमारे इस इन्वायरमेंट के पास नेचुरल और मैनमेड एलिमेंट्स हैं। नेचुरल एलिमेंट्स के अंदर आते हैं जैसे कि मून, सन और भी बहुत कुछ। और मैनमेड एलिमेंट्स तो आपको पता ही होगा। The natural environment can be further bifurcated into two groups, the physical environment and the biological environment. The physical environment includes all non-living things like land, water, and air. Biological environment includes all living things such as plants and animals. Man is the most important component of biological environment, who satisfies all the required needs from both part of the environment. इसका मतलब है कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर सारी नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि लैंड, वाटर एंड एयर प्रेजेंट होते हैं। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और हम होते हैं। इंसान बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि दोनों ग्रुप से अपनी सारी नीड्स सेटिस्फाई करता है, मतलब लेता है। नेक्स्ट, the two components of the natural environment, that is physical and biological, are largely interdependent and cannot be separated. Any major change in the physical environment is bound to bring a change in accompanying biological environment. इसका ये मतलब है कि जो दो कंपोनेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है और इसको कभी भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर कोई भी चेंज फिजिकल इन्वायरमेंट में आता है तो उससे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में भी फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि हमने पढ़ा था, फिजिकल इन्वायरमेंट में आता है वाटर, एयर एंड लैंड, और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आता है जैसे कि हम, प्लांट्स और एनिमल्स।
तो अगर हमारा फिज़िकल इन्वायरमेंट पल्यूटेड है, अगर हमारा वाटर पल्यूटेड है या फिर एयर पल्यूटेड है, तो उससे हमें प्लांट्स और एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचेगा। The change can be sudden or gradual. For example, the development of soil takes air to gather and cannot be visualized through our senses. On the other hand, some changes are very sudden, like the change brought about by the occurrence of an earthquake or volcano, etc. इसका मतलब है कि कोई भी चेंज कभी भी सडनली हो सकता है क्या फिर ग्रेजुअली हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल वो बता रहे हैं कि जब सॉइल जैसे सॉइल जब ख़राब होती है तो स्टार्टिंग में हमें पता लग जाता है कि सॉइल जो है वो ख़राब हो रही है। अब दूसरे अदर हैंड पे हम देखते हैं कि जो अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनो होते हैं, अब जैसे अर्थक्वेक कभी भी आ सकते हैं और वोल्केनो कभी भी फट सकता है। अब हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है 4 स्पेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट। लेट्स रीड आउट। द नेचुरल इन्वायरमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 स्पेयर्स: लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। Each of these is unique in its own way and supports other in sustaining life forms on our planet called Mother Earth. इसका मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। फर्स्ट, लिथोस्फेयर यानी कि लैंड। सेकंड, एटमॉस्फेयर। थर्ड इज हाइड्रोस्फेयर यानी कि पानी। एंड लास्ट वन इज बायोस्फेयर यानी कि लाइफ। ये सभी स्फेयर्स, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, अपने आप में एक यूनिक वन है। ये चारों स्फेयर हमारे मदर अर्थ के ऊपर हमें लाइफ देते हैं। अब हम सभी स्फेयर्स को एक एक करके समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्फेयर है हमारा लिथोस्फेयर। सो लेट्स रीड आउट। The literal meaning of lithosphere is the sphere of rocks. Earth's solid layer is called lithosphere. लिथोस्फेयर का लिटरल में मीनिंग होता है रॉक्स यानी कि पत्थर। अर्थ की सबसे ज़्यादा सॉलिड लेयर को हम कहते हैं लिथोस्फेयर। The lithosphere is 100 kilometer in thickness. The uppermost layer, which is rich in silica and aluminium, called sial. Below the sial, there is layer of sima, which is silica and magnesium. It provides soil for plants and is also a source of all the minerals wealth. इसका मतलब लिथोस्फेयर की अपर मोस्ट लेयर जो कि सिलिका एंड एल्यूमिनियम में रिच होते हैं उन्हें कहा जाता है सियाल। सियाल लेयर के नीचे एक और लेयर होती है जिसको कहा जाता है सीमा, जो कि रिच होते हैं सिलिका और मैग्नीशियम में। एंड लिथोस्फेयर प्लांट्स को सॉइल प्रोवाइड करते हैं जिसमें मिनरल्स बहुत सारे होते हैं और जिसमें वह ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्फीयर हमारा आता है एटमॉस्फेयर। द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज द स्फीयर ऑफ एयर। द एटमॉस्फेयर कंपोज्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच फॉर्म्स एन लेयर अराउंड द अर्थ। इसका मतलब एटमॉस्फेयर का मीनिंग होता है स्फीयर ऑफ एयर यानी हवा। एक एटमॉस्फेयर काफ़ी सारी मिक्सचर ऑफ गैसेस को मिलाकर बनता है और जो कि अर्थ के आसपास होती हैं। इट इज़ अ गैशियस लेयर which extends about 1600 kilometers above the Earth's surface. Atmosphere is the most attractive in the nature.
Here, changes occur not only from season to season but also within the short period of time. इसका मतलब ये एक ऐसी लेयर है जो कि अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर फैली हुई है। एटमॉस्फेयर नेचर में बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ पर चेंजेस सीजन टू सीजन नहीं आते बल्कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी आ जाते हैं। सीजन टू सीजन कहने का ये मतलब था कि जैसे गर्मियाँ आती है उसके 6 मंथ्स बाद सर्दियाँ आती हैं, तो सीजन टू सीजन हो गया ना। एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहने का ये मतलब था कभी गर्मी है तो उसके बाद बारिश कभी भी पड़ जाएगी। एंड गर्मियों में कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपको थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। वी हैव डन एटमॉस्फेयर, सो नेक्स्ट स्फीयर इज हाइड्रोस्फीयर. It refers to the sphere of water which is present in oceans, rivers, lakes and other water bodies on Earth's surface. The planet Earth is often called the water planet or blue planet due to the abundance of water on its surface. हाइड्रोस्फेयर का मतलब होता है स्फीयर ऑफ वाटर जो कि ओशंस, रिवर्स और लेक्स में प्रेजेंट होता है ऑन द अर्थ सरफेस। और हमारे प्लेनेट अर्थ को कभी कभी हम वाटर प्लेनेट और ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं क्योंकि इस प्लेनेट पे वाटर बहुत ज़्यादा है। द वाटर बॉडीज that include river, lakes and oceans cover 71% of the total surface. Distribution of water is not equal in both the northern and southern hemisphere. It is estimated that 43% of total area covered by water lies in the northern hemisphere, whereas remain 57% lies in southern hemisphere. कुछ वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर्स और लेक्स एंड ओशंस 71% ऑफ वाटर सारे टोटल अर्थ सरफेस का कवर करते हैं। एंड ये पाया गया है कि सर्दर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो वाटर है वो इक्वल नहीं है। सो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सर्दर्न हेमिस्फीयर में जो वाटर है वो इक्वल नहीं है तो कितने परसेंटेज दोनों में है। तो इसका आंसर है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वाटर है वो 43% है एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर में 57%। अब हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट स्फीयर जो कि है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स स्फीयर ऑफ लाइफ. It is the narrow zone of contact between all three spheres of environment. ये एक ऐसा छोटा सा स्फीयर है जो बाकी तीनों स्फीयर से जुड़ा हुआ है। ह्यूमन बीइंग्स बायोस्फीयर को बदलने की क्षमता रखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट ऑन अर्थ आर फाउंड ऑन और नियर अर्थ सरफेस of land, water and air. Government of India has passed the Wildlife Protection Act in 1972 to protect and conserve biodiversity. इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और कुछ माइक्रोब्स जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? लैंड पे, वाटर पे और कभी कभी एयर में भी। इन द ईयर ऑफ 1972 गवर्नमेंट ने एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट निकाला था ताकि वो प्रोटेक्ट और कंजर्व कर सके बायोडाइवर्सिटी को। बायो का मतलब होता है जो चीज़ ह्यूमन लाइफ या फिर कोई लिविंग थिंग्स के साथ जुड़ी हुई है। एंड डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है कोई चीज़ ज़्यादा वैरायटी में है। ये वर्ड आपको आपके कीवर्ड्स में से भी मिलेगा। सो हेयर हमारा लास्ट स्फीयर भी कंप्लीट हो चुका है। मैंने कुछ चारों स्फीयर्स के नोट्स बनाए थे। आई होप आपको चारों स्फीयर्स अच्छे से याद हो गए होंगे, बट आपके टीचर्स इससे ज़्यादा अच्छा पढ़ाएंगे। तो लास्ट हमारा आता है डू यू नो।
Some critically endangered species of animals in India are forest owlet, Ganges shark, tiger toad, flying frog, leatherback turtle, etc. Presently, there are 102 national parks and 515 wildlife sanctuaries in India. इसका मतलब कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब खतरे में आई हुई स्पीशीज जैसे कि फॉरेस्ट आउलेट, गंगे शार्क, टाइगर टोड, फ्लाइंग फ्रॉग, लेदरबैक टर्टल और एक्सेट्रा। एंड हमारे इंडिया में 102 नेशनल पार्क्स है और 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। सो हेयर हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ जियोग्राफी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इज कंप्लीटेड। फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो की एंडिंग में एक अच्छा सा फैक्ट भी बताऊंगा। तो आज का फैक्ट हमारा ये है कि जनवरी 2021 में ये पाया गया था कि इस पूरी दुनिया में 714 बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर्स है अमंग 129 कंट्रीज के बीच में, जिसमें कि 21 ट्रिब्यूटरी साइट्स भी आती हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो साइंस के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।